हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कल जैसा कि हम लोगों ने यूपीएससी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है और फर्स्ट टेस्ट आप लोग दे चुके हैं, ये सेकंड टेस्ट है। इसी तरह से जब तक प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं आ जाती है सारे ही टेस्ट करवाएंगे। डेली वीडियोस आपको मिलेंगे। आप लोग कोई भी स्टूडेंट यदि सीरियस है, यदि एक स्टूडेंट भी सीरियस है और सीरियसली इसको फॉलो करेगा तो आई एम 100% श्योर दैट उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई ज़रूर होगा और फिर मेंस के लिए भी इसी तरह आप लोगों को गाइड करती रहूँगी। स्टार्ट करते हैं। कल का जो लास्ट क्वेश्चन था उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाई थी, तो पहले आप लोग वो रिवाइज कर लीजिए एक बार, देन फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अजंता की कलाकृतियाँ जहाँ ईसा पूर्व यानी बीसी दूसरी शताब्दी तक मिलती हैं, वहीं महाबलीपुरम 7वीं सदी के मध्य में कलाकृतियों का निर्माण देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन ऑप्शन था महाबलीपुरम और अजंता में कंपैरिजन का। पुनः अजंता की कलाकृतियों में बौद्ध संप्रदाय को महत्व मिलता है, तो महाबलीपुरम में हिंदू मंदिर, विष्णु शिव का प्रमाण मिलता है। अजंता और महाबलीपुरम दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। इसका क्वेश्चन आप फर्स्ट वाले वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हिस्ट्री के हैं और 2016 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, अभी इस वीडियो में जो डिस्कस किए जा रहे हैं। एंड आने वाले टाइम पे जो वीडियोस आएंगे उसमें करंट अफेयर्स के पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स का भी रहेगा और सारे ही स्टैटिक जीके एनसीईआरटी के वीडियोस भी आपको मिलेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे और एक भी टेस्ट आप लोग मिस मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एरीपत्ती जो है वो क्या है? भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। जोड़ी वाला क्वेश्चन है, मिलाना है कि कौन इसमें सही मैच हो रहा है। तन्यूर, घटिका, ये तीनों क्या हैं? घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। तन्यूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम समूह। इसमें से क्या सही है? आप लोग एक बार उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए करने का। यदि आपकी तैयारी पहले से है तो, नहीं है तो फिर आंसर देख सकते हैं। इसका सही आंसर है डी, फर्स्ट एंड 3। 1 और 3 सही है, दूसरा नहीं है। घटिका जो है वो प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय होते थे, ये सही है। और एरीपत्ती जो है वह भूमि है जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तन्यूर जो है वो गलत है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एरीपत्ती जो है वो भूमि मुख्यतः जलाशय भूमि थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित था। तन्यूर जो है चोल साम्राज्य से संबंधित के प्रशासन से संबंधित शब्द है। चोल साम्राज्य 850 से 1200 ईस्वी के मध्य था। तो अगला ऑप्शन जरूरी नहीं है कि आपके लिए यही रखें। तन्यूर किस साम्राज्य से संबंधित है? चोल, चेर, पांड्य, ऐसा ऑप्शन रख देंगे तो आपको पता होना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तन्यूर चोल साम्राज्य से संबंधित है। इसके तहत सभी गांव एक प्रशासनिक इकाई था और प्रत्येक गांव मिलकर एक कोरम या नाडु का निर्माण करते थे, जिस तरह से तमिलनाडु का नाम रखा गया है। और तन्यूर एक बड़ा गांव था, यह इतना बड़ा था कि स्वयं ही एक कोर्रम का निर्माण करने में सक्षम था। और घटिका जो है वो मध्यकालीन कर्नाटक के मंदिरों के स्थित पल्लवों का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान था। तो घटिका पल्लवों से संबंधित शैक्षणिक संस्थान है। और तन्यूर जो है वो यहाँ पे बड़ा दिया गया है और ऑप्शन में दिया गया, यहाँ पे दिया गया है ब्राह्मण समूह को दान दिए गए ग्राम, मतलब वो छोटे ऑप्शन में छोटा दिया गया है, इसलिए ये गलत है ना। वो बहुत बड़ा ग्राम होता था जिससे एक अकेले कोर्रम का निर्माण किया जा सकता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे देखते हैं। एंड नेक्स्ट, केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किनकी स्थापना से है? ठीक है, केशव चंद्र जो है इसका सही आंसर है बी, 2 और 3 इसका सही ऑप्शन है। 24 जनवरी 1868 में केशव चंद्र सेन ने
टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन की स्थापना की थी। तो बी सही है। और 1870 में केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये सी ऑप्शन में दिखा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये यहाँ पे पीडीएफ में कट गया है। तो सेकंड और थर्ड सही है। और फर्स्ट में ऑप्शन में क्या दिया है, कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी। तो कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी जो है वो इनसे संबंधित नहीं है। केशव चंद्र कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी जो है 1823 में राजा राममोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा स्थापित की गई थी। तो याद रखेंगे, केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी और टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, ये दो संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनका नाम याद रखिए क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया है तो अब रिपीट हो सकता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 1823 में राजा राममोहन राय द्वारा द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम द्वारा कलकत्ता यूनिटेरियम की स्थापना की गई थी। और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में सम्मिलित होकर समाज को संगठित करने का कार्य किया। वे मूर्ति पूजा, बहुदेव पूजा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के कट्टर विरोधी थे। स्त्रियों की शिक्षा के प्रति उनके विचार काफ़ी उदार थे। वे पाश्चात्य सभ्यता की अच्छाइयों को भारतीय संस्कृति में समाहित करना चाहते थे। तो ये केशव चंद्र सेन से रिलेटेड प्रमुख जो पॉइंट हैं वो हो गए, जो कि आपको नेक्स्ट जो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? अर्घट्टा क्या है? अर्घट्टा पूछा गया है और एक नहीं बल्कि 2 बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अर्घट्टा जो है बधुआ मजदूर है से रिलेटेड है, किससे संबंधित है, मतलब अर्घट्टा का मीनिंग क्या है? सैन्य अधिकारियों को दिए गई भूमि जो अनुदान में दी गई जाती थी, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील और कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। इसका करेक्ट आंसर है सी वाटर व्हील। अर्घट्टा जो है वो मध्यकालीन भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का एक तरीका था और प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की थी। कागज, चरखा, लोहे की रकाब, अन्य उपकरण उस टाइम पे बन गए थे और मुगल सम्राट बाबर ने 2 भारतीय यंत्रों को सूचीबद्ध किया था, जिनमें से एक था समय की गणना करने वाला यंत्र और दूसरा था सिंचाई का यंत्र। तो ये बाबर से रिलेटेड है और सिंचाई यंत्रों में 2 प्रकार के सिंचाई यंत्रों का वर्णन मिलता है। पहला सकिया या अरहट या राहट, ठीक है, इसको अरहट या राहट भी या सकिया के नाम से भी पूछा जा सकता है और दूसरा था ढेकली के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे अटपटे से शब्द होते हैं और क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमारे पढ़े हुए नहीं होते हैं, इसलिए अच्छे से जो लास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो एक बार, तो काफ़ी हेल्प मिलती है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ये था मगध का। मगध जो होते थे, मागध, डी करेक्ट है, मागध प्राचीन भारत में एक दरबारी था और जैसा कि इतिहासकार कहते हैं, इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और महाकाव्य संबंधी कथाओं को याद करना विभिन्न समूहों का काम था, जिन्हें सूत कहते थे, सूत और मागध कहते थे, ठीक है। तो ये है जो कि राजाओं के इतिवृत्तों और राजवंशीय इतिहासों के बारे में याद करके सुनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर स्टीफर्ड क्रिप्स की योजना में, क्रिप्स मिशन से आ गया है, स्टीफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ये आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा आंसर देखने के पहले। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल हो और भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से आप सॉल्व कीजिए ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और यदि नहीं पता है तो आप आंसर्स देख सकते हैं। भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए था क्रिप्स मिशन का, ठीक है। क्रिप्स मिशन, अब इसका डिटेल देख लेते हैं जो कि आपको आगे भी काम आएगा और यदि आप किसी अदर स्टेट की पीएससी की मेंस देना चाहते हैं तो वहाँ भी ये 6 मार्क्स में एज इट इज़ आप लिख सकते हैं।
क्रिप्स मिशन ने पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर भारत को डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव दिया था, अर्थात भारत का राष्ट्र प्रमुख ब्रिटेन का राजा या रानी ही बने रहते। डोमिनियन स्टेट का मीनिंग होता है, क्या होता है, अगले क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। डोमिनियन स्टेट की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1908 में की थी और उस समय इसका अर्थ केवल इतना था कि आंतरिक मामलों में भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कनाडा को प्राप्त था। बाद में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के तहत भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया और लाहौर के अधिवेशन में ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर ली। यह स्थिति 1949 ईस्वी में और अधिक स्पष्ट हो गई जब भारत को सार्वभौम प्रभुत्व संपन्न स्वाधीन गणराज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई, यानी कि गणराज्य बन गया और हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है, तो पहले क्रिप्स मिशन के टाइम पे क्या था, सिर्फ डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? जो सूरत फूट हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन कट गया है पीडीएफ में, बाद में इसको ले लेंगे किसी और टेस्ट में, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। ये 2016 में पूछे गए कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? नीम कोटेड यूरिया से क्वेश्चन था, क्यों इसको बढ़ावा देती है? क्योंकि नीम लेप जो है मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। आप इसमें मैं ऑप्शन इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजन वाले हैं, इसलिए डायरेक्ट आप आंसर याद रखिए। अभी आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं अभी माइंड में, ताकि जब फाइनल एग्जाम आप दो तो आप कंफ्यूज ना हो उस टाइम पे। नीम जो है वो मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसलिए भारत सरकार कृषि में नीम कोटेड एरिया के प्रयोग को मंजूरी देती है। और अभी चूंकि किसान आंदोलन इतना इम्पोर्टेंट है और कृषि से संबंधित बातें चल रही हैं, तो करंट के एमएसपी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन अभी लेके आऊँगी, बट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब सामान्य यूरिया का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब सामान्य यूरिया का अनुप्रयोग किया जाता है तो वह अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती है और इसमें से कुछ यूरिया अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जिसे अमोनिया बाष्पीकरण कहते हैं। बाष्पीकरण के दौरान लगभग 8 से 10% नाइट्रोजन की हानि होती है और नीम में ऐसे गुण होते हैं जो प्रत्येक स्तर पर नाइट्रोजन की क्षति को नियंत्रित करते हैं। यह नीम नाइट्रेट निर्माण की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। नीम आलोपित यूरिया के प्रयोग करने का कारण यह है कि यह जल में जाकर शीघ्रता से नहीं घुलता है और पौधों के लिए लंबे समय तक उपलब्ध रहकर उनकी वृद्धि में सहायक बन जाता है। इसलिए नीम आलेपित यूरिया की यूज़ किया जाता है और इसकी विभिन्न विशेषताएं हैं। यह पौधों की जड़ों में लंबे समय तक टिककर पौधों को पोषण व उच्च गुणवत्ता प्रदान करता है। अपेक्षानुसार नाइट्रोजन की अनुपलब्धता व निम्न जल स्तर में भी यह कारगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और पॉइंट है, नीम प्राकृतिक तौर पर पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और सरकार ने 2015 में यूरिया उत्पादकों को 100% तक नीम लेपित यूरिया उत्पादन की मंजूरी देना और कम से कम 75% घरेलू यूरिया उत्पादन का नीम लेपित उत्पादन अनिवार्य बनाना तय कर दिया था ताकि किसानों को लाभ हो सके। तो किसानों से रिलेटेड जितने भी पॉइंट डायमेंशंस बन सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री में हो, ज्योग्राफी में हो, इकोनॉमी में हो और करंट अफेयर्स में हो, किसानों पर फोकस करके इस बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट ही पूछे जाएंगे, डायरेक्ट नहीं आएगा कोई भी, ये मैं बोल रही हूँ, है ना। FAO पारंपरिक कृषि प्रणालियों को सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली की हैसियत प्रदान करता है। ठीक है, यह पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? ये जो GIAHS है, ये इनिशिएटिव, जितने भी नए नए इनिशिएटिव होते हैं ये FAO का है। संगठन का भी याद रखेंगे नाम और उसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, एक वीडियो अलग से लाऊंगी जिसमें सारे ही संगठन और उनके
लक्ष्य और जो नए इनिशिएटिव हैं वो, ताकि आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। वो वीडियो अलग से लेके आऊँगी जिसमें आपके सारे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अभी निर्धारित इसका उद्देश्य पूछा गया है जियास का। अभी निर्धारित जियास के स्थानीय समुदायों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता अत्यधिक बढ़ जाए। समझ में ही नहीं आया था, मैंने एग्जाम दी थी जब ये वाला क्वेश्चन आया था कि ये कहाँ से पूछ लिया है, ठीक है, क्योंकि कहीं पे चर्चा में नहीं था उस टाइम पर। ये परितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियां और उनसे संबंधित परिदृश्य, कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना। इस प्रकार अभिनिर्धारित GIAHS के सभी विभिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक सूची या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की हैसियत प्रदान करना। तो इसमें से 3 ये लक्ष्य दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन से इसके लक्ष्य हैं? ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ठीक है, इसके लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो इसके लक्ष्य हैं बी, केवल 2। गलत क्वेश्चन हुआ था सभी का, लगभग ये गलत हुआ था, है ना, क्योंकि ये इतना घुमाने वाला क्वेश्चन था। सिर्फ 2 इसका सही है। परितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियां और उनसे संबंधित लैंडस्केप समुदायों ज्ञान तंत्र का निर्धारण एवं संरक्षण करना, ये इसका लक्ष्य है, ठीक है। पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान प्रणाली के उपयोग की बात कही गई है। जियास से संबंध कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण कृषि व्यवस्था प्रणाली, जो गियास का भी क्वेश्चन अपन ने किया, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर साइट्स विश्व भर में स्थित है। यह विशेषता के तौर पर ये वे साइट्स होती हैं जो कृषि विविधता एवं वन्य जीव विविधता और ज्ञान एवं संस्कृति के लिहाज से महत्वपूर्ण होती हैं। सरल रूप में कृषि विरासत प्रणाली के अंतर्गत उन कृषि क्षेत्रों का संरक्षण किया जाता है जो आर्थिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक सतर्कता और जलवायु परिवर्तन के नजरिए से महत्वपूर्ण हो। ये वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि स्थल होते हैं, ठीक है। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर साइट्स, जियास, ये नाम अब पता चला है, पहले नहीं पता था। आप लोग ध्यान रखिए, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि इस बार पूछे जा सकते हैं, जिनके पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? दिबांग, कामेंग और लोहित, इनमें तीनों ही ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिटेल जानते हैं। चेमा युंगडोंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट लीजिए, है ना, बहुत काम आएंगे। तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है और सदिया के निकट असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, भरेली, मानस, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, रेदा, पगलादिया और कोपली, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो और भी आप याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं। अभी ये 3 पूछी गई हैं और नेक्स्ट कभी क्वेश्चन में कुछ और भी दे सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किन में सेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? सेल गैस कहाँ पाए जाते हैं? कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो ये तीनों में ही सेल गैस पाए जाते हैं। सेल गैस क्या होती है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेट कट गया क्या, नहीं किया क्या? ओके, चलो निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ड्रिप सिंचाई के लाभ हैं? ड्रिप सिंचाई के लाभ क्या हैं? ड्रिप सिंचाई जो होती है, खरपतवार में कमी, ये आप लोग आंसर्स दीजिए, ये सिंपल है। खरपतवार में कमी, मृदा लवणता में कमी, मृदा अपरदन में कमी, इनमें कौन से सही हैं? ये बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा सही पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है ना, कौन सा सही है ये आपको सिलेक्ट करना है। सही आंसर है इसका सी, 1 और 3। दूसरा गलत है, मृदा लवणता में कमी जो है वो नहीं होती है।
ड्रिप सिंचाई प्रणाली की एक उन्नत विधि है और जो शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई का एक मानक तरीका है जिसमें पानी और खाद्य की बचत होती है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। इनके लाभों से क्वेश्चन पूछा गया है। चूँकि इस सिंचाई प्रणाली में मिट्टी का कम हिस्सा नम होता है इसलिए खरपतवार भी कम होती है, इसलिए कथन एक सत्य है। और इस विधि में पानी सीधे फसल की जड़ों में दिया जाता है जिससे मृदा अपरदन में भी कमी होती है, इसलिए भू अपरदन की समस्या नहीं उत्पन्न होती। कथन 3 भी सही है। ठीक है, फर्स्ट एंड 3 सही है। इस बार किसान, कृषि, सिंचाई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं वो सब बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए आप लोग। मैं आपके लिए सारे ही लेके आऊँगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? किसने लगाया है? तो ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने लगाया है। अब ये 2016 का क्वेश्चन है इसलिए था है, बट आप लोग ऐसा याद रखेंगे। इस तरीके का कोई भी नया फैक्ट होता है इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया है ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन हमें याद रखना है। ठीक है, ये राजस्थान का राजस्थान सरकार ने जालौर में कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह का निर्माण प्रस्तावित किया है। मतलब अब ये बन चुका है। यह अंतर्देशीय बंदरगाह कच्छ क्रीक के साथ साथ विकसित चैनल के माध्यम से अरब सागर से जोड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? मतलब कौन सी जोड़ी गई थी नदियाँ? ठीक है, तो गोदावरी और कृष्णा जो है वो जोड़ी गई हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।